स्वागत है आपका संघर्ष फैमिली में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 बायो का दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्प पाया जाता है, जिसका ऑप्शन अनावर्त बीजी में, आवर्त बीजी में, टेरिडोफाइट में, थैलोफाइट में। तो इसका सही आंसर बी आवर्त बीजी होगा, क्योंकि जितने भी पादप है सभी को एक पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है और पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें वैसे पादप जिसमें पुष्प पाया जाता है उसे आवर्त बीजी के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आवर्त बीजी पादपों का लघु बीजाणु पर्ण है, यानी कि लघु बीजाणु पर्ण किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर सी पुंकेसर होगा, क्योंकि पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और गुरु बीजाणु पर्ण की बात करें तो स्त्रीकेसर को गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश होते हैं, यानी कि यहाँ पर परागकोश की संरचना से क्वेश्चन है पूछा गया है। चलिए परागकोश की संरचना की बात करें तो परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, अर्थात द्विपालित होते हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक परागकोश में 2 पाली और 4 कोष्ठक होते हैं। तो इसका सही आंसर ए द्विपालित होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर 2 होगा, क्योंकि परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पाली में पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी विकसित होकर बनाती है, यानी कि लघु बीजाणुधानी विकसित होकर क्या बनाती है? तो इसका सही आंसर बी परागपुटी होगा, यानी कि लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुटी बनाती है। यहाँ पे बीज की बात करें तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाती है और फल अंडाशय विकसित होकर फल बनाती है। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, यानी कि किसके विभाजन से नर युग्मक का निर्माण होता है? जिसका ऑप्शन है कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका सही आंसर सी होगा, यानी कि जनन कोशिका के विभाजन से नर युग्मक का निर्माण होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक परिपक्व परागकोश में 2 कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, और जनन कोशिका के विभाजन से ही नर युग्मक का 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है, यानी कि स्वपरागन इसमें होता है? तो स्वपरागन द्विलिंगी में ही संभव है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, द्विलिंगी। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी आवृत होती है, इसका ऑप्शन है 4 भित्ति परतों से, 2 भित्ति परतों से, 3 भित्ति परतों से, 1 भित्ति परतों से। यहाँ यह प्रश्न लघु बीजाणुधानी की संरचना से संबंधित है, इसलिए चलिए लघु बीजाणुधानी की संरचना समझते हैं। यह एक परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों में बटा होता है और प्रत्येक कोष्ठक को ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसलिए परागकोश भी 4 परतों से आवृत होती है और लघु बीजाणुधानी भी 4 परतों से आवृत होती है, जिसमें सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा कहते हैं, और उसके बाद अंतस्थीसियम दूसरा परत है, उसके बाद तीसरा परत है मध्य परत, यहाँ पे तीसरा परत, और सबसे अंतिम यानी कि आंतरिक परत टैपिटम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी 4 परतों से आवृत होती है, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, टैपिटम और मध्य परत। तो चलिए, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, 4 भित्ति परतों से। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। अभी हमने चित्र के माध्यम से देखा कि लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत टैपिटम
है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है टैपिटम कोशिकाएं दर्शाती है, यानी कि टैपिटम कोशिका क्या दर्शाती है? समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। इसका सही आंसर डी होगा, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। चलिए अगला प्रश्न है लघु बीजाणु चतुष्क की पड़तीय कोशिका की सूत्र गुणता क्या होगी? तो यहाँ पे लघु बीजाणु चतुष्क के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले लघु बीजाणु चतुष्क समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राग मात्र कोशिका जो कि द्विगुणित होती है, इसी के अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु का समूह बनता है, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण यह अगुणित होती है, यानी कि n होती है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, n। अगला प्रश्न है नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व परागकण करता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, परागकण। अगला प्रश्न है पराग भित्ति होती है, जिसका ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। तो यहाँ पर परागकण की भित्ति के बारे में पूछा गया है, तो चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह एक परिपक्व परागकण का चित्र है जो कि 2 भित्ति से आवृत होती है। बाहर की परत बाह्य चोल कहलाता है, जो कि स्पोरोपोलिन की असतत परत होती है, और आंतरिक कोशिका भित्ति को ही अंतःचोल कहते हैं। यह सतत और पतली परत होती है, और परागकण में 2 कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन पराग भित्ति के बारे में पूछा गया है, तो पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है, द्विस्तरीय, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? यानी कि परागकण के बाह्य चोल असतत था, असतत के कारण इसमें रंध्र जो होता है इससे जनन छिद्र कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है परागकण की पतली तथा सतत परत होती है, तो परागकण की पतली और सतत परत आंतरिक भित्ति होती है इसका, इसलिए इसका सही आंसर आंतरिक भित्ति या फिर यहाँ पे अंतःचोल कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, ए और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है परागकण का व्यास होता है, तो यहाँ पे परागकण का व्यास जिसका ऑप्शन है 10 से 15 माइक्रोमीटर, 30 से 60 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर, 30 से 50 माइक्रोमीटर, तो इसका सही आंसर सी होगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर परागकण का व्यास होता है। चलिए अगला प्रश्न है स्पोरोपोलिन किसमें पाया जाता है? तो अभी हमने चित्र के माध्यम से देखा कि स्पोरोपोलिन बाह्य चोल यानी कि बाह्य परत में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है गेहूं तथा धान के परागकण की अंकुरन क्षमता की अवधि होती है। यहाँ पे गेहूं और धान की परागकण की अंकुरन क्षमता, तो इसका सही आंसर बी होगा, 30 मिनट का। चलिए अगला प्रश्न है सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री है, जिसका ऑप्शन सेलुलोज, पैक्टिन, स्पोरोपोलिन, ए तथा सी दोनों। इसका सही आंसर सी होगा, स्पोरोपोलिन, जो कि सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक सामग्री है। चलिए अगला प्रश्न है एक परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं, तो यहाँ पे एक परिपक्व परागकोश में 2 कोशिकाएं कायिक कोशिका और जनन कोशिका होती है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। चलिए अगला प्रश्न है जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से अलग रहता है तो उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है युक्ताणुपी, वियुक्ताणुपी, एकाणुपी और बहुअण्डपी, तो इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग पूछा गया है। अगर एक दूसरे से संगलित पूछा जाए तो उसका आंसर ए हो जाता युक्ताणुपी। अगर किसी पुष्प में एक स्त्री कोशर हो तो उसे एकाणुपी कहते हैं, और एक से अधिक हो तो उसे बहुअण्डपी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, गुरु बीजाणु। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका सही आंसर बी होगा, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीजांड में उपस्थित पोषक ऊतक है, तो यहाँ पे बीजांड में उपस्थित पोषक ऊतक बीजांड का होता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मादा युग्मकोद्भिद का निरूपण करता है? तो यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद का निरूपण भ्रूणकोष करता है, भ्रूणकोष। चलिए अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोष में केंद्रक की क्या व्यवस्था होती है? यहाँ पे केंद्रक की व्यवस्था पूछा गया है, तो यहाँ पे ऊपर 3 केंद्रक होता है ऊपर और 2 मध्य में और 3 नीचे, इस तरह से इसके केंद्रकों की व्यवस्था 3 2 3 होगा, जो कि 3 नंबर सही है, 3 2 3। अगला प्रश्न है, परिपक्व भ्रूणकोष में कोशिकाओं की संख्या होती है, तो यहाँ पे कोशिका की संख्या 7 होती है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, बीजांड काय बीजांड वृंत के साथ किस क्षेत्र से संगलित होता है? तो बीजांड काय बीजांड वृंत के साथ नाभिका क्षेत्र से संगलित होती है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, नाभिका। अगला प्रश्न है, एनाट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत होता है, तो यह बीजांड की संरचना से क्वेश्चन है। बीजांड के ठीक विपरीत ऊपर पर निभाग क्षेत्र होता है, जिसे ही कैलेजा भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की सूत्रता क्या होगी? यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पूछा गया है, तो इसका सही आंसर बी होगा, द्विगुणित होती है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।